पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि डिटेक्टिव कांग को अब ये पता चल चुका था कि आइलैंड वाले केस में नामचुल भी इन्वॉल्व है और इसलिए वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता था। इस बात से नामचुल घबरा गया था और उसने जीमान से हेल्प मांगी थी। जीमान ने फिर एक आदमी की हेल्प से कांग का एक्सीडेंट करवा दिया था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। उस समय हमने मास्क लगाए हुए एक आदमी को देखा था जो जोर जोर से हंस रहा था। वो शायद के था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम नामचुल को देखते हैं जो जीमान से मिलने पहुंचता है। वो कांग के बारे में पूछता है तो जीमान कहता है कि चिंता मत करो, उसे हैंडल कर लिया गया है। फिर दोनों आइलैंड वाले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। नामचुल कहता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो बांगदामी से कनेक्टेड है। फिर वो पूछता है कि आपको ली हुई को किलर बनाने का ऑर्डर किसने दिया था। इस पे जीमान कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जीमान फिर नामचुल को चा की एक वीडियो दिखाता है जो चेयरमैन बांग के फ्यूनरल के टाइम की थी। वीडियो देखकर नामचुल बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि चा चेयरमैन बांग की लवर थी। दूसरी तरफ हम कीताक और मैथ्यू को देखते हैं जो कांग के एक्सीडेंट का न्यूज देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि पावर आउटेज की वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। कीताक मैथ्यू को बताता है कि एक्सीडेंट से पहले कांग नामचुल से मिला था। दोनों को समझ आ रहा था कि जरूर कांग को नामचुल के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चल गया होगा। कीताक मैथ्यू को ये भी बताता है कि जीमान कल जेजू आइलैंड गया था। कीताक को तो लग रहा था कि सब कुछ के पीछे जीमान का हाथ है, पर मैथ्यू कहता है कि जीमान बस एक पपेट है जो किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाही के घर का सीन देखते हैं जहाँ मोने अब भी रह रही थी। वहाँ उसकी दोनों दोस्त उससे मिलने आई थी तो मोने उनसे पूछती है कि तुम लोग इतनी सुबह क्यों आए हो, मेरा शेड्यूल तो दोपहर का है। तो उसकी दोस्त बताती है कि उसके सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं और उन्हें तो लाही ने इसलिए भेजा है ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सके घर खाली करने में। वो लोग मोने को ये भी बताते हैं कि लाही कह रही थी कि उसे उसके शो से निकाल भी दिया जाएगा। इन दोनों को ये नहीं पता था कि लाही मोने से इतनी क्यों गुस्सा है। दोनों मोने को समझाते हैं कि उसे लाही से माफी मांगनी चाहिए, बस किसी भी तरह लाही के डिसीजन को बदलना होगा। इसके लिए अगर उसे ब्लैकमेल भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। उसी समय मोने को जीमान का कॉल आता है और वो लाही के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर मोने बहुत शॉक्ड होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाही अपने ऑफिस आती है तो देखती है कि वहाँ जिन्मो पहुँचा हुआ था। वो लाही से पूछता है कि तुम्हें तिकिटाका के सीईओ पोजीशन की कुछ खबर मिली क्या। तो लाही कहती है कि अभी तिकिटाका का सीईओ बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कहती है कि मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। मोने को लो और यहाँ से निकलो। जिन्मो बहुत कैजुअली कहता है कि मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। मोने की हेल्प करने के लिए ही मैंने बस हंसी मजाक में स्कारलेट लेटर शुरू करवाया था। इस पे लाही चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी हंसी मजाक के चक्कर में किसी की जान चली गई और वो सिर्फ 18 साल की थी। अब जिन्मो भी चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें दामी से क्या मतलब है, वो तुम्हारी बेटी तो नहीं थी ना। लाही कुछ नहीं बोल पाती। जिन्मो फिर कहता है कि ऐसे भी अभी ये जरूरी नहीं है। वो लाही को बताता है कि उस आइलैंड में मरने वाले सारे लोग स्कारलेट लेटर के मेंबर्स थे। ये जानकर लाही भी बहुत हैरान होती है और जिन्मो से कहती है कि पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट तो तुमने ही बनाई थी ना। तो जिन्मो कहता है कि किसी ने जरूर हैक कर लिया होगा। फिर वो लाही को एक बर्नर फोन देकर कहता है कि इमरजेंसी में इस फोन से उसे कांटेक्ट करे। वैसे ही एक बर्नर फोन मिस को के एड्रेस में भी डिलीवर होता है। वहाँ हम उसके बच्चों को भी देखते हैं जिनका नाम एरिका और फिलिप था। को देखती है कि एरिका बहुत रो रही थी तो वो जाकर उससे रीजन पूछती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि एरिका जब स्कूल में थी तो वहाँ जिन्मो मिस ना की बेटी हान्ना को पिक करने आया था। हान्ना एरिका की क्लासमेट थी जिससे उसका हमेशा झगड़ा होता रहता था। एरिका रोती हुई अपनी मॉम से कहती है कि आपको पता है हान्ना के डैड चेरी एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं। वो कहती है कि मेरे पास कोई डैड क्यों नहीं है। को कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे डैड अमेरिका में रहते हैं, तुम्हें उनसे फोन पे बात करनी है क्या। एक्चुअली को एक एक्टर को हायर करती थी जो उसके बच्चों से उनका डैड बन के बात करता था। फिलिप को तो नहीं पता था पर एरिका को ये बात पता था, इसलिए वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि उसे पता है कि वो उनके डैड नहीं है।
नेक्स्ट सीन में हम लाही को देखते हैं जो मोने के बुलाने पे उससे मिलने पहुंचती है। मोने बहुत खुश लग रही थी, जो लाही को अजीब लगता है। वो कहती है कि मुझसे मिलने के बजाय तुम्हें अपने लिए नई एजेंसी ढूंढनी चाहिए। मोने कहती है कि ऐसी बात है तो आप टिकी टाका के सीईओ से मेरे लिए बात क्यों नहीं कर लेती। ये सुनकर लाही जोर से हंसती है और कहती है कि तुम्हारा पास जानने के बाद मैथ्यू तुम्हें कभी नहीं लेगा। मोने कहती है कि अगर आप उसे मेरा सीक्रेट बताओगी नहीं तो उसे कभी नहीं पता चलेगा। लाही कहती है पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करूं? मोने कहती है आपने 5 साल पहले जो डिसीजन लिया था आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। आखिर आपने अपनी बायोलॉजिकल बेटी दामी को ना चूज करके मुझे चूज किया था। ये सुनकर लाही एकदम शॉक्ड रह जाती है। कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मेरी कोई बेटी नहीं है। फिर हम तब का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब मोने जीमान से मिली थी। मोने ने उससे कहा था कि वो के से मिलना चाहती है, तो जीमान ने कहा था कि के को अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे पता चला कि हम दोनों मिले हैं तो वो गुस्से में आ जाएगा। मोने फिर दामी वाले इंसिडेंट को मेंशन करके कहती है कि उस केस में बस मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, तुम और के भी इन्वॉल्व हो। फिर कहती है कि के को बता देना, अगर मैं फंसी तो तुम सब भी मेरे साथ फंसोगे। मैं तुम दोनों का सीक्रेट सबको बता दूंगी। मोने ने फिर जीमान को लाही के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने को कहा था कि वो किस तरह से दामी से कनेक्टेड है। इधर लाही गुस्से में कहती है कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स पता है। ये भी पता है कि कल तुम किसी से मिलने गई थी। इस पे मोने खुद ही बता देती है कि वो जीमान से मिलने गई थी और उसी ने उसके और दामी के कनेक्शन के बारे में बताया। मोने ये भी बता देती है कि जीमान के से कनेक्टेड है। फिर वो लाही से कहती है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, जब तक आप मेरे साथ हो किसी को भी आपका सीक्रेट नहीं पता चलेगा। लाही कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से जाने लगती है। तभी मैथ्यू वहाँ पहुँचता है और मोने के पास आकर बहुत फ्रेंडली वे में उससे बात करता है। कहता है कि मेरी मीटिंग थी इसलिए मुझे लेट हो गया। लाही मैथ्यू से कहती है कि मुझे तो लगा था कि हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो मैथ्यू कहता है कि असल में मैंने मोने को टिकी टाका के एड्स के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, पर उसने एक कंडीशन लगा दी, वो ये कि टिकी टाका के सीईओ पोजीशन के लिए मैं तुम्हें चूज करूं। मैथ्यू फिर लाही के पास आकर कहता है कि मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल ले लिया है, तुम अब टिकी टाका स्टूडियो का पार्ट बन सकती हो। लाही सब सुनकर मैथ्यू से कहती है कि उसकी भी एक कंडीशन है कि उसे लास्ट टाइम के लिए उससे माफी मांगनी होगी। मैथ्यू माफी तो मांगता ही है, हैंडशेक के टाइम पे उसका हाथ भी किस कर लेता है। दूसरी तरफ हम दोह्यू को देखते हैं। वो जिन्मो को मोने और जीमान की मीटिंग वाली फोटोज दिखाता है और पूछता है कि जीमान मोने का बॉयफ्रेंड है क्या? कहीं 5 साल पहले मोने ने उसके बच्चे को ही तो जन्म नहीं दिया था। इस पे जिन्मो कहता है कि इस मैटर से तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर ज्यादा जान गए तो तुम्हारी जान जा सकती है। जिन्मो फिर खुश होता हुआ कहता है कि अगर जीमान इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। जेजू आइलैंड में हुए इंसिडेंट को हम हमेशा के लिए दबा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाही के कहने पे मोने के दोस्त जिया के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें पोस्ट करते हैं। लिखते हैं कि जिया हमेशा से ही मोने की कॉपी करती है, उसने उसके गाने चुराए और स्कूल में वो लोगों को बुली करती थी। वैसे बुली करने वाली बात तो सही थी, पर बाकी सब झूठ था। जिस ऑडिशन में जिया का सिलेक्शन हुआ था उसका डायरेक्टर उसे बुलाकर डांटता है कि ये सब क्या पता चल रहा है। जिया उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि गाने उसने नहीं बल्कि मोने ने चुराए थे, पर वो नहीं मानता। फिर वो मिस को की एक इंटरव्यू दिखाता है जिसमें वो जिया के बुली करने वाली बात बता रही थी। एक्चुअली मोने के कहने पे ही मिस को ने ऐसा इंटरव्यू दिया था। बदले में मोने ने को की बेटी एरिका को अपने शो में रोल ऑफर किया था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो अपने घर में थी और बहुत दुखी सी लग रही थी। वो याद करती है कि ड्रामा के डायरेक्टर ने उससे ड्रामा छोड़ने को कहा था, ये बोलकर कि नहीं तो लोग ही ड्रामे का बॉयकॉट कर देंगे। जिया ये सब सोच ही रही थी कि उसके दरवाजे पे नॉक होता है। मोने की दोनों दोस्त बहुत सी लड़कियों को लेकर आई थी। वो लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं और उसका गिटार भी तोड़ देते हैं। उसके साथ बहुत बुरा बिहेव भी करते हैं। सबके जाने के बाद जिया याद करती है कि स्कूल में वो उन्हीं दोनों के साथ लोगों को बुली करती थी और उनके पैसे लेती थी। एक दिन मोने ने उसे ऐसा करते देख लिया था। उसने ऑफर किया था कि अगर वो उसके साथ काम करेगी तो वो उसे बहुत सारे पैसे दिया करेगी।
जिया इंटरेस्टेड नहीं थी तो मोने उसे ब्लैकमेल करती है। एक्चुअली जिया ने शायद अपने डैड का मर्डर किया था। वो जेल नहीं गई थी क्योंकि उसकी एज कम थी और ये बात मोने को किसी तरह पता था। उसके बाद से जिया मोने के लिए ही काम करने लगी थी। जिया किसी तरह उठती है तो देखती है कि उसे कॉल आ रहा था। उसे मोने ने ही कॉल किया था। मोने कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझसे माफी मांगो और वापस आ जाओ। असल में मोने जिया के लिखे गानों को यूज करते रहना चाहती थी। वो कहती है कि तुम एक बुली हो और बुली को कोई भी हायर नहीं करेगा। जिया चिल्लाकर कहती है कि मैं सबको बता दूंगी कि वो तुम थी जिसने बेबी डिलीवर किया था। तो मोने कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तुम एक क्रिमिनल हो जिसने अपने ही डैड का मर्डर किया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जिया के डैड एक ड्रंक थे जो उसे और उसकी बहन को बहुत मारा करते थे। एक दिन वो जिया को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे तो जिया की बहन ने चाकू से उन्हें मार डाला था। अपनी बहन को बचाने के लिए जिया ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। उस समय वो बस 14 साल की थी तो उसे जेल नहीं हुई थी। जिस कोर्ट में जिया की रूलिंग दी गई थी मोने भी उस समय वहीं थी अपने भाई के केस के चक्कर में। जिया रोते हुए मोने से कहती है कि असली बुली तो तुम थी, तुम्हारे कहने पे ही मुझे सब कुछ करना पड़ा था। मोने कहती है कि इस बात का तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? फिर जिया को धमकी देती है कि वो कभी परफॉर्म करने की गलती ना करे। फोन रखने के बाद जिया बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी उसके फोन में उसके फैन यानी मैथ्यू का मैसेज आता है। वो जिया के बुली होने से रिलेटेड मैसेज करता है तो जिया सॉरी बोलती है और कहती है कि पर उसने कोई गाने नहीं चुराए थे। मैथ्यू कहता है कि मुझे इस बात पे भरोसा है। फिर कहता है कि तुम्हारे गाने स्पेशल होते हैं, मैं तुम्हारे अगले गाने का वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लाही को देखते हैं जो एक होटल रूम पहुंचती है जहां मैथ्यू उसका वेट कर रहा था। मैथ्यू ने पूरा रूम डेकोरेट करवा रखा था और कहता है कि वो उससे अच्छे से माफी मांगना चाहता था। लाही फिर उससे पूछती है कि उसने तिकी टाका का सीईओ उसे सिर्फ मोने की कंडीशन की वजह से बनाया क्या? तो मैथ्यू कहता है कि वो तो बस एक एक्सक्यूज था, मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैथ्यू और लाही फिर किस करने लगते हैं। किस करते हुए लाही उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगती है पर उसी समय उसका फोन बजता है। उसे मोने ने कॉल किया था ये बताने के लिए कि जीमान उससे मिलना चाहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।